गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आज हमें एमसीक्यूज की फर्दर प्रैक्टिस करनी है। पिछली क्लास तक हमने डीओएल, डीएफएल और डीसीएल के जो फॉर्मूलाज थे उनको लॉजिकली एक्सप्लेन कर लिया था, उनको एनालाइज कर लिया था, उनका क्या इंटरप्रिटेशन होता है वो सब डिस्कस कर लिया था। ठीक, तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे। हमने मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 22 तक एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 23 से अब हमें स्टार्ट करना है। आइए जरा रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है। अब इस क्वेश्चन में ना बेसिकली 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें इस इंफॉर्मेशन की मदद से, 23 से लेकर 25। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट इसने हमको यहाँ पर दी हुई है, तो हमें एज सच इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है 23 नंबर, उसमें पूछता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बाय व्हाट परसेंटेज विल ईबीआईटी इंक्रीज इफ देयर इज 10% इंक्रीज इन सेल्स। हमसे बोलता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करके बताइए ईबीआईटी में कितना परसेंटेज इंक्रीज आएगा अगर हम सेल्स को 10% से बढ़ाते हैं। तो अब ध्यान रखें, हम बिना ऑपरेटिंग लेवरेज का परसेंटेज यूज के भी बता सकते हैं, ये मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, लेकिन फिलहाल हमें ऑपरेटिंग लेवरेज की मदद लेनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले क्या करना, सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो बेसिक वाला फॉर्मूला है ना, उसकी मदद से ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट कर लो। ऑपरेटिंग लेवरेज का बेसिक फॉर्मूला जरा बताना क्या होता है। सर, ऑपरेटिंग लेवरेज का बेसिक फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन भी हमें पता है, ईबीआईटी भी हमें पता है, तो कंट्रीब्यूशन हमारा है 1.5 लाख और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा है 50,000। ये कितना आ गया, ये आ गया 3 टाइम्स। अब ये 3 टाइम्स का क्या मतलब है, इसको हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर लिया था। हमने कहा था भाई पहले ये देखो कि ऑपरेटिंग लेवरेज किन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताती है। ऑपरेटिंग लेवरेज बताती है कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप। इसका मतलब ये हुआ अगर हम कंट्रीब्यूशन को 1% से बदलेंगे तो ईबीआईटी में 3% से बदलाव आएगा नहीं। और हमने ये भी बात डिस्कस की थी कि कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज और सेल्स का परसेंटेज चेंज सेम होता है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम सेल्स को 1% से बदलेंगे तो ईबीआईटी में 3% से बदलाव आएगा, क्योंकि सेल्स का परसेंटेज चेंज और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज सेम होता है। तो हमारा जो परसेंटेजेस वाले फॉर्मूला थे उसमें हम परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन की जगह क्या वर्ड यूज कर देते, परसेंटेज चेंज इन सेल, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। अब यहां पर अगर हम देखें, हमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वैसे एमसीक्यू में, हमें तो सीधा यहां पे दिख ही रहा है, कॉमन सेंस लगाएंगे। अच्छा, वो पूछता है बाय व्हाट परसेंटेज विल ईबीआईटी इंक्रीज इफ देयर इज 10% इंक्रीज इन सेल। क्योंकि ड्यूअल 3 टाइम्स है, तो अगर सेल में 10% का बदलाव आएगा, सेल बोलो या कंट्रीब्यूशन बोलो, तो हमारे ईबीआईटी में 3 गुना बदलाव आएगा। तो 10 का 3 गुना कितना होता है, 30%। तो इन सब में आंसर सही कौन सा है, ए। ठीक है, बट क्योंकि हमें नोट्स बढ़िया से बनाने हैं, तो नोट्स क्योंकि बढ़िया से बनाने, आइए जरा हम तो प्रॉपर नोटिंग करेंगे। करिए, नोटिंग करिए। क्या होता है डीओएल का दूसरे वाला फॉर्मूला। डीओएल का दूसरा फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आप परसेंटेज चेंज इन सेल्स की जगह परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, बट जनरली जो बुक्स वगैरह में फॉर्मूला होता है उसमें सेल्स वर्ड यूज करता है, ये वर्ड ये नहीं यूज करता, तो हम भी सेल ही वर्ड यूज करेंगे ज्यादातर। डीओएल हमने कितना निकाला, 3। परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी तो उसने मांगा है, तो वो तो हम लिख देते हैं ऐसे ही, और परसेंटेज चेंज इन सेल वो खुद ही बता रहा है 10 है। तो अगर हम परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी निकालना चाहें, 3 इंटू 10, तो हमारा परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी फाइनली कितना आ जाएगा, 30%। ठीक है, और हमारा सही आंसर क्या होगा, ए। अब कुछ बच्चे ना मुझसे एक डाउट पूछते हैं, अभी शायद आपके दिमाग में ये डाउट ना आए, पर जब बच्चा प्रैक्टिस करता है आगे थोड़ी, तो उसके दिमाग में ना दोनों फॉर्मूलाज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन अराइज हो जाता है। क्या, वो मुझसे एक सवाल पूछता है कि सर बेसिक वाले फॉर्मूला में तो आपने कंट्रीब्यूशन को ऊपर रखा और ईबीआईटी को नीचे रखा, लेकिन जब परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला की बात आई तो परसेंटेज चेंज ईबीआईटी का आप न्यूमरेटर में ले गए और कंट्रीब्यूशन या सेल्स का परसेंटेज चेंज आप यहाँ पे नीचे ले आए, डिनोमिनेटर में ले आए। मैंने कहा दोनों फॉर्मूलाज में फर्क है, दोनों का कैलकुलेशन पार्ट अलग अलग तरीके से होता है। आप अगर चेक करें, अगर ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में हमने शुरुआत में क्या बातें बोली थी कि ऑपरेटिंग लेवरेज कभी भी 1 से नीचे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन ऊपर है और ईबीआईटी नीचे है। कंट्रीब्यूशन हमेशा या तो ईबीआईटी से ज्यादा होगा या एट मोस्ट ईबीआईटी के बराबर होगा अगर फिक्स कॉस्ट सेम है। ये बात हमने शुरुआत में प्रूव की थी।
क्योंकि कंट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी मोर देन ईबीआईटी, तो ज्यादातर चांसेस यही है कि डीओएल हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगा, और एटमोस्ट 1 हो जाएगा अगर दोनों बराबर है। और परसेंटेज चेंज में क्या होता है, अगर सेल या कंट्रीब्यूशन में 1% का बदलाव आया है, जानते हो अगर फिक्स कॉस्ट नहीं होगी ना तो एग्जैक्टली ईबीआईटी में भी 1% का ही बदलाव आएगा, लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट होगी जो जनरली होती ही है, तो ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज हमेशा 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 सेल्स और कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज चेंज से ज्यादा आएगा हमेशा। मतलब जैसे इस वाले फॉर्मूला में हम बोलते थे कि कंट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी मोर देन ईबीआईटी, तभी ये हमेशा 1 से ज्यादा आता है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी विल ऑलवेज बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन और सेल, और एटमोस्ट बराबर होगा अगर फिक्स कॉस्ट नहीं होगी। और आप यहां पर मान लो मैं आपको दोनों के चेंजेस बता देता हूं कि ईबीआईटी का 30% चेंज है, सेल का 10% चेंज है, तो यहां पर 3 कैसे आएगा, जब आप 30 को ऊपर रखोगे और 10 को नीचे रखोगे। यहां पर 3 कब आएगा, जब 30/10 होगा। नहीं, अगर मैं यहां पर 10/30 कर दूंगा तो ये 1 से नीचे हो जाएगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि जब हमारे बेसिक वाले फॉर्मूलाज में अगर कंट्रीब्यूशन ऊपर है ईबीआईटी नीचे है, तो जब हम परसेंटेज वाले फॉर्मूला में लिखते हैं ना, तो वो ऊपर परसेंटेजेस वाले फॉर्मूला में वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ईबीआईटी का चेंज ऊपर आएगा और कंट्रीब्यूशन का चेंज नीचे आएगा। तीनों में आप देखोगे ऐसा ही कुछ रहता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक बात और जो एनालाइज करवानी है वो ये, अच्छा मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखी होती यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, तो क्या आप तब भी ऑपरेटिंग लेवरेज का ही यूज करते? हाँ जी, करना पड़ता, क्योंकि ईबीआईटी और सेल्स के बीच में कौन कनेक्शन बताता है, ऑपरेटिंग लेवरेज। तो अगर इस क्वेश्चन में यही लिखा होता, मान लो सिंपली ये लिखा होता बाय व्हाट परसेंटेज विल ईबीआईटी इंक्रीज इफ देयर इज 10% इंक्रीज इन सेल, हम तब भी यही करते। क्वेश्चन ने ये लिख के हमारे लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प कर दी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, क्या हम बिना लेवरेज की मदद लेके भी ये सॉल्व कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं, और हमारा उसके थ्रू वेरीफाई भी हो जाएगा। तो आप ना इसी के नीचे लिखिएगा वेरिफिकेशन, और हमें यह भी पता लग जाएगा कि हमें क्या बिना ऑपरेटिंग लेवरेज की मदद से भी ये सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, हमें सेल्स कितनी दी हुई है? हमें सेल दी हुई है 2 लाख रुपए की। हमें वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट है 50,000, और ये हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन भी हमें दे रखा है 1.5 लाख, और उसके बाद हमारा है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। ये कितना हो गया? 50,000 ईबीआईटी। क्योंकि हमें सिर्फ ईबीआईटी तक ही बताना है तो इसलिए हम यहां पे रुक जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसने खुद ही बोला है सेल को कितने % से बढ़ाओ? 10% से बढ़ाओ। तो 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। तो ये कितना हो जाएगा? 2,20,000। तो अगर सेल बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 55,000। 2,20,000 में से 55,000 को माइनस करो, 165। ये तो 1 लाख ही रहेगा। ये कितना हो गया अब? 65,000। क्या आप परसेंटेज चेंज नहीं निकाल सकते? पिछली क्लास में मैंने आपको कितनी बार सिखाया है निकालना। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? चेंज कितना आया है? चेंज 15,000 का आया है। ओरिजिनल कितना? 50,000। चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100 कितना परसेंट है? 30%। बिना लेवरेज की मदद के भी निकाल दिया हमने। देखो अब एग्जाम में कौन सा करके आना है। देखो अगर डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होता जैसे कि पहले सीएस प्रोफेशनल के बच्चों का था, तब तो उसने लिखा है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, फिर तो हमें लेवरेज वाले तरीके से ही करना, मतलब ऊपर वाले तरीके से ही सॉल्व करके आना है। बट हमारा तो एमसीक्यू पैटर्न है, वर्किंग तो हमें देके आनी नहीं। एग्जामिनर को क्या पता लगेगा कि आपने किस तरीके से सॉल्व किया है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा लेवरेजेस वाला जो तरीका है वो आसान है। क्यों? क्योंकि डीओएल तो आप देखते ही देखते निकाल लोगे, कैलकुलेटर पे फटाफट निकलेगा 1.5 लाख अपॉन 50,000। कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, 3 टाइम तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, 10% का चेंज उसने दे रखा है, उसका 3 गुना करोगे, हो गया सॉल्व। कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व हो जाएगा। बट कभी कभी होता है कि मान लो लेवरेज का फॉर्मूला आपको क्लिक नहीं कर रहा, तो अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो क्लिक करना चाहिए, बट स्टिल मान लो ऐसा कुछ है तो आप फिर ये भी तरीका अपनाओगे। एमसीक्यू पैटर्न है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, ठीक। कुछ बच्चे ना आगे निकल चुके, वो बिना, उनको ये नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ करवाने भी वाला हूँ, वो आगे जा चुके हैं, नोटिंग प्रॉपर करी नहीं। और ये नोट्स का तो कई बच्चों ने बेड़ा गर्क कर रखा है। भाई फेस टू फेस क्लासेस होती थी तब ना बच्चा मेरे से बहुत आगे निकलने की कोशिश करता था आस पड़ोस को इंप्रेस करने के चक्कर में। अब घर में किसको इंप्रेस कर रहे हो? मेरे साथ साथ चलो ना, नोट्स प्रॉपर बनाओ ना। क्योंकि मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, जितने अच्छे तरीके से नोट्स बनाओगे बाद में जब आप रिवीजन करोगे ना, आपको ही हेल्प करेंगे।
बार बार आपको वीडियोस रेफर नहीं करनी पड़ेंगी, सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली याद आएगा। इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्यों नहीं याद आएगा आपको? तो नोट मेकिंग मैं बार बार बोल रहा हूं प्रॉपर करनी चाहिए आपको। क्वेश्चन 24 देखते हैं। क्वेश्चन 24 में लिखता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज बाय व्हाट परसेंटेज विल टैक्सेबल इनकम इंक्रीज। पहले ये बताओ टैक्सेबल इनकम का क्या मतलब? टैक्सेबल इनकम मतलब ऐसी इनकम जिस पे टैक्स लगे। किस इनकम पे टैक्स लगता है? जो टैक्स से पहले वाली होती है। टैक्स से पहले वाली इनकम कौन सी होती है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स। तो यहां पर टैक्सेबल इनकम का मतलब किससे है? ये रहा टैक्सेबल इनकम, इसी पे तो लगेगा टैक्स। ठीक है, आप भी नोट कर लो बुक्स में, टैक्सेबल इनकम। बाय व्हाट परसेंटेज विल दी टैक्सेबल इनकम, मतलब ईबीटी इंक्रीज इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 6%। मैं कह रहा हूं ये वाली लाइन ना लिखी होती यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, फिर भी आप डीएफएल का ही तो यूज करते, क्योंकि ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में रिलेशनशिप कौन बताता है? ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में रिलेशनशिप डीएफएल बताता है। नहीं तो हमने अभी क्या किया, पहले डीओएल का बेसिक फॉर्मूला से डीओएल निकाला और उसके बाद फिर हमने आंसर दे दिया। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ करते हैं। आइए जरा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन 24 में पहले तो बेसिक वाले फॉर्मूला से डीएफएल निकालेंगे। डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ठीक है ना, यही होता ना। चलिए क्वेश्चन में देखो ईबीआईटी हमें कितनी दी हुई है? ईबीआईटी दी हुई है अपने को 50,000 और ईबीटी है 40,000। 50,000 अपॉन 40,000 अगर हम करते हैं, 50 अपॉन 1.25 आना चाहिए। 1.25 ही आ रहा है, देखो एक बार आप भी, 1.25 ही आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर हम ईबीआईटी में 1% का बदलाव लाएंगे तो ईबीटी में 1.25% का बदलाव आएगा। मुझे वैसे आगे करने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं परसेंटेज वाला फॉर्मूला भी लिखूंगा यहाँ पर, लेकिन कॉमन सेंस अगर हम लगाएं, ईबीआईटी कह रहा है 6% से बढ़ रही है, तो ईबीटी में 6% से बदलाव नहीं आएगा। ईबीटी में बदलाव कितना आएगा? 6 इंटू 1.25, 7.5% आंसर है। नहीं, यही होना चाहिए आंसर। पर अगर हमें फिर भी इसको डीएफएल का वो फॉर्मूला लिखना हो, परसेंटेज चेंज वाला, तो क्या फॉर्मूला है डीएफएल का? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला लिखते हैं तो यहां पर ईबीटी वैसे डिनोमिनेटर में है, लेकिन जब चेंज की बात करेंगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। ईबीआईटी न्यूमरेटर में है, जब चेंज की बात करेंगे तो इसका चेंज डिनोमिनेटर में आएगा। एब्सोल्यूट टर्म्स में तो ये ठीक है, लेकिन यहां पर जो है वो ऊपर चले जाएगा। ऐसा क्यों कहा हमने? क्योंकि हमने ये देखा था पीछे जब हमने फॉर्मूलाज को प्रूव किया था, तो हमने कहा था ईबीआईटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ईबीटी, और ये क्योंकि हमेशा ईबीटी से ज्यादा होगा या एटमोस्ट बराबर होगा, तो इसको ऊपर रखेंगे तभी 1 या 1 से ज्यादा आएगा। और जब चेंज की बात करते हैं तो ईबीटी का परसेंटेज चेंज हमेशा ईबीआईटी के परसेंटेज चेंज से या तो ज्यादा होगा या एटमोस्ट बराबर होगा। मान लो इंटरेस्ट नहीं होता तो ये डीओएल 1 आता, क्योंकि दोनों 50-50 होते, फिर उसका भी 6% और उसका भी 6% होता। लेकिन अगर हम परसेंटेज चेंज की बात करें तो ईबीटी का परसेंटेज चेंज हमेशा ज्यादा होगा, तभी ये ऊपर आया। नहीं, अब ये बात हम बहुत बहुत बार बोल चुके हैं, तो कोई अब बार बार अब क्या बोले इसे। 1.25 यहाँ लिखा हमने, परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम मांगा है, वो ईबीटी होती है, और ये हमारा है 6, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 6, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इज इक्वल्स टू 7.5%, और इसका सही आंसर है बी। अच्छा, मान लीजिए इस क्वेश्चन में यहां पर ये जो टैक्सेबल इनकम लिखा है ना, इसकी जगह ईपीएस लिखता। बाय व्हाट परसेंटेज विल द ईपीएस इंक्रीज इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 6%? तो क्या कुछ आप अलग करते या ऐसे ही सॉल्व करते? सर बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करते। क्यों? क्योंकि टैक्सेबल इनकम मतलब ईबीटी का परसेंटेज चेंज, ईएटी का परसेंटेज चेंज और ईपीएस का परसेंटेज चेंज सेम होता है। और बल्कि हम यहाँ पर फॉर्मूला में फिर ईबीटी वर्ड नहीं लिखते, हम यहाँ पर क्या वर्ड लिखते हैं? ईपीएस। ये बात हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, और मैंने अच्छे से बिल्कुल प्रूव करके बताया था कि ईबीटी, ईएटी और ईपीएस का परसेंटेज चेंज सेम होता है। ठीक है, याद है ना आपको? चलिए अब ऐसा करें, क्वेश्चन नंबर 25 आप ट्राई करें अभी जल्दी से, मैं आपको दे रहा हूँ कुछ सेकेंड्स, ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 25।
25 क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज बाय व्हाट परसेंटेज विल द टैक्सेबल इनकम इंक्रीज, टैक्सेबल इनकम मतलब ईबीटी, इफ द सेल्स इंक्रीज बाय 8%। अगर आप इनकम स्टेटमेंट देखोगे सेल्स टॉप पे है, ईबीटी बॉटम पर है। इतना लंबा रास्ता कौन तय करता है? डीसीएल नहीं। और वैसे भी आप सोचो सेल्स और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज क्योंकि सेम होता है, तो सेल को आप कंट्रीब्यूशन भी पढ़ सकते हो, और कंट्रीब्यूशन और ईबीटी के बीच में रिलेशनशिप कौन बताता है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। तो हम पहले क्या करने वाले हैं, हम पहले क्वेश्चन नंबर 25 में बेसिक वाले फॉर्मूला से डीसीएल कंप्यूट करेंगे। डीसीएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। कंट्रीब्यूशन हमारा है 1,50,000 डिवाइडेड बाय 40,000, कितना आ रहा है ये? 3.75। बिल्कुल ठीक है, 3.75। क्या मतलब है इस 3.75 का? 3.75 का मतलब है सर, अगर हम 1% का चेंज लेके आएंगे कंट्रीब्यूशन में या फिर सेल में, एक ही बात है, तो 3.75% का चेंज आएगा ईबीटी में और ईएटी में भी और ईपीएस में भी, ऐसा ही ना? तो हमारा अगर यहाँ पर 3.75 टाइम्स है, सेल्स 8% बता रखा है, सीधे निकालना हो तो क्या करो, 3.75 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 30% इज द आंसर। नहीं, लेकिन फॉर्मूला हमारा क्या होता है? हमारा डीसीएल का दूसरे वाला फॉर्मूला होता है, भूल जाओ ना कभी अगर, तो ये ध्यान रखना, ईबीटी यहाँ पे नीचे है, तो जब चेंज की बात करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। यहाँ पे अगर वो ईपीएस भी बोलता तब भी ऐसे ही करते हम, यहाँ पे बस फिर ईबीटी की जगह क्या लिख देते? ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन, ये कंट्रीब्यूशन नीचे, लेकिन हम यहाँ कंट्रीब्यूशन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में सेल वर्ड यूज किया उसने, क्वेश्चन में यहाँ पर उसने सेल वर्ड यूज किया है, टैक्सेबल इनकम वर्ड यूज किया था, इसलिए हमने यहाँ पर ईबीटी लिखा, लेकिन यहाँ पे सेल्स वर्ड यूज किया, और आपको भी पता है सेल्स और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज सेम होता है। 3.75 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन, ये कितना है हमारा? 8। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इज इक्वल्स टू 30%। ठीक है, और सही आंसर हमारा क्या हुआ यहाँ पर? सी। एक स्टूडेंट ने ना एक्चुअली इसका वेरिफिकेशन करके दिया, देखा उससे हो नहीं रहा है, तो कह रहा सर करवा दीजिए। चलिए आइए एक बार इसका वेरिफिकेशन, जैसे जैसे हमने 20 किस में किया था, 23 में किया था ना, 24 में मैंने नहीं किया, कोई जरूरत नहीं है वैसे, 25 में भी जरूरत नहीं है, पर अब कुछ किसी बच्चे की रिक्वेस्ट है तो मैं ऐसे टालूं भी कैसे? आइए वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सेल्स हमारा है 2 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 50,000, कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, ईबीआईटी 50,000 माइनस इंटरेस्ट 10,000, ईबीटी है 40,000। ठीक है ना? चलिए सेल्स कितना परसेंट से बढ़ाने के लिए बोला है? 8% से। 2 लाख का 8% होता है 16,000, 2 लाख 16,000 हो जाएगा। ठीक है, ये 8% से बढ़ाने के लिए बोला है ना इसने। 50,000 में भी 8% से बढ़ाएंगे अगर हम 50,000 को, तो ये हो जाएगा 54,000, और 2 लाख 16,000 में से 54,000 माइनस कर दो, या कंट्रीब्यूशन को भी 8% से बढ़ा दो, ये आएगा 1,62,000। ये तो हमारा सेम ही रहने वाला है, फिक्स कॉस्ट थोड़ी बदलता है, ये 62 हो जाएगा, और इंटरेस्ट भी नहीं बदलेगा, ये 52 हमारा ईबीटी आ जाएगा। और ये परसेंटेज चेंज एक बार निकाल के देख लो आप, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी निकाल के देखो आप, 12,000 अपॉन 40,000 इंटू 100, 12,000 अपॉन 40,000 इंटू 100 आता है 30%। ठीक है, ऐसे भी हो गया ना, ये भी कर सकते हो आप। अब ये वेरिफिकेशन आगे हम बार बार नहीं कर रहे हो, अब हम प्रॉपर, क्योंकि लेवरेज चैप्टर कर रहे हैं
तो लेवरेजेस की मदद लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आप फिर भी नोट कर लीजिए, अगर हमने लिख ही लिया है तो नोट तो करना बनता है। क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ओमेगा लिमिटेड। हमको ईबीआईटी दिया है, अर्निंग बिफोर टैक्स दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, और कैलकुलेट करने के लिए बोला है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अर्निंग पर शेयर और सेल्स के बीच में कौन सी लिवरेज रिलेशनशिप बताती है। देखो कॉमन सेंस अगर हम लगाएं, इनकम स्टेटमेंट में सेल्स टॉप पर होती है और अर्निंग पर शेयर बॉटम पर होती है, तो इतना लंबा रास्ता कौन सी लेवरेज तय करती है? ऑफ कोर्स कंबाइंड लेवरेज। और अगर इसको दूसरे तरीके से सोचें, ईपीएस का परसेंटेज चेंज और ईबीटी का परसेंटेज चेंज सेम होता है, सेल्स का परसेंटेज चेंज और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज सेम होता है, और ईबीटी और कंट्रीब्यूशन के बीच में जो रिलेशनशिप बताती है वो कौन है? डीसीएल। तो यहां पर हम किसकी मदद लेंगे? डीसीएल। और पहले हमें क्या करना होगा? पहले हमें डीसीएल के बेसिक फॉर्मूला से जो कंबाइंड लेवरेज है वो कैलकुलेट करना होगा। चलिए आइए, इसे हम पहले बेसिक फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे और एक लाइन भी लिख लेंगे ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको याद आ जाए बातें। क्वेश्चन 26, the relationship between EPS and sales is established by DCL। और जो DCL का बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। नहीं, यही होता है बेसिक फॉर्मूला। अब ईबीटी तो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है, उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और कंट्रीब्यूशन आप चाहो तो इनकम स्टेटमेंट बना के निकाल लो, और या फिर एक और भी तरीका है, शुरुआत के क्वेश्चंस हैं, मैं दोनों से बता देता हूँ आपको। इनकम स्टेटमेंट अगर हम बनाएं तो हमें इनकम स्टेटमेंट कितनी बनानी चाहिए? सिर्फ कंट्रीब्यूशन से ईबीटी तक बनाओ, सारी बना के भी क्या करोगे, और हो सकता है शायद बने भी ना। हमें जो दो चीजें चाहिए सिर्फ उतना ही कवर करो, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? हमें यहाँ पर ईबीटी पता है, कितना है ईबीटी? 7000। हमें यहाँ पर फिक्स कॉस्ट भी पता है, वो कितना है? 1575। और ईबीआईटी है 15750। हालांकि इंटरेस्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, बट अगर सपोज मैं यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकाल देता हूँ, इसको भी, ये आ जाएगा 8750। और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ अगर जाएं, नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, तो जो चीज़ माइनस होती है वो प्लस हो जाती है, प्लस होने वाली चीज़ माइनस हो जाती है। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करो? 15750 और फिक्स कॉस्ट को प्लस कर दो। 15750 प्लस 1575, 17325। 17325, ये भी क्या निकाला है हमने? बैलेंसिंग फिगर। और क्योंकि ईबीटी है, ये इनकम स्टेटमेंट बनाने की कोई ज़रूरत थोड़ी है, आप ऐसे भी कर सकते थे। आपको पता है ये बात कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आता है? ईबीआईटी आता है। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करना चाहिए? ईबीआईटी और फिक्स कॉस्ट को प्लस कर देना चाहिए। यहाँ पर भी तो आपने ये कैसे निकाला है? 17325 ईबीआईटी और फिक्स कॉस्ट को प्लस करके तो निकाला ये चीज़ नहीं। तो ईबीआईटी हमारा कितना है? 15750। और फिक्स कॉस्ट कितना है? 1575, 17325, ऐसे आ गया है। ठीक है। जैसे क्लिक करें एग्जाम में, और जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो हमें थोड़ी वहाँ पे वर्किंग करके दिखा के आनी है। एग्जाम में तो आप फटाफट कैलकुलेटर पकड़ना, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट और ईबीआईटी को प्लस कर देना, और उसके बाद आपके पास ईबीटी है ही, जल्दी से डीसीएल निकाल देना, जैसे अभी हम निकाल रहे हैं। अब हम डीसीएल के लिए क्या करें? कंट्रीब्यूशन 17325 और ईबीटी है 7000। जरा बताना कितना आएगा 17325 और 7000 को डिवाइड करके? 17325
2.475। क्या मतलब है इसका, मुझे बता सकते हो इसका क्या मतलब है? इस 2.475 का क्या मतलब है? एवरी 1% चेंज इन कंट्रीब्यूशन और सेल्स, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और सेल का परसेंटेज चेंज सेम, will result in 2.475% change in EBT और EAT और EPS। नहीं, इसको मैं यहां पे लिखवा भी देता हूं, इसके नीचे स्टार बना के लिख लो ये लाइन, एवरी 1% चेंज इन सेल्स या फिर कंट्रीब्यूशन will result in 2.475% change in EBT और EAT और EPS। नहीं, एग्जाम में क्या करके आओगे आप? एग्जाम में तो आपने ये 2.475 निकालते ही, अब उसने आपने करना क्या है, आपने देखना अच्छा सेल्स कितने से चेंज करने के लिए बोल रहा है। सेल्स में कह रहा है 5% का चेंज आएगा, सेल्स में 5% का चेंज आएगा, तो ईपीएस में 5% का नहीं, मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आता है। कितना मल्टीप्लाइंग? 5 को 2.475 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज द आंसर 12.375। बट हम प्रॉपर अगर फॉर्मूला लिख लें यहाँ पर तो फिर हमारे नोटिंग भी ठीक से हो जाएगी। DCL इज इक्वल्स टू, क्या होता है परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो क्या दिमाग में रखना, बेसिक वाला फॉर्मूला दिमाग में रखना। बेसिक वाला फॉर्मूला क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ईबीटी को लेकिन ऊपर ले जाओ, लेकिन जब हम परसेंटेज चेंज लिखते हैं तो ईबीटी मेंशन ना करके हम क्या मेंशन करते हैं? ईपीएस, क्योंकि चेंज सेम होता है। और ऐसे ही कंट्रीब्यूशन को नीचे ले आओ, और कंट्रीब्यूशन ना लिख के हम क्या लिखते हैं? परसेंटेज चेंज किसका? सेल का, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज सेल का परसेंटेज चेंज सेम होता है। और वैसे भी यहाँ क्वेश्चन में देखो ना, उसने जो दो वर्ड्स यूज किए हैं, उसने कोई ईबीटी और सेल वर्ड थोड़ी, और ईबीटी और कंट्रीब्यूशन वर्ड थोड़ी यूज किया, उसने क्या यूज किया है? ईपीएस और सेल। और ओरिजिनल फॉर्मुलाज में भी वैसे क्या है? ईपीएस और सेल्स ही। तो क्योंकि यहाँ पर भी वो दो टर्म यूज करें, तो इसलिए हम ये भी यहाँ पर भी यही दो टर्म्स यूज करेंगे। अब डीसीएल हमने कितना निकाल रखा है? 2.475 परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन कितना है? ये 5 है, सेल्स का चेंज 5 दे रखा है, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस हमारा हो जाएगा 2.475 को मल्टीप्लाई अगर हम करें 5 से तो 12.375%। ठीक, और ऑप्शन में है डी। सीए एग्जाम का क्वेश्चन है, वैसे कि हमारे एग्जाम में एज इट इज एमसीक्यू बन के आ सकता है। जिन्होंने नोट कर लिया है वो अगला क्वेश्चन ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 27, 26 जैसा ही है, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये हमारे सीएस के प्रोफेशनल में आया हुआ है कभी 2006 में। ठीक है, ट्राई करिए। 27 नंबर आप ट्राई कीजिए फटाफट। कई बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया है, 20% बिल्कुल ठीक है। चलिए आइए हम भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में उसने हमसे सेम बात पूछी है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बताना है, सेल्स अगर 5% से बदले। देखा जाए तो बस फिगर्स ही तो बदले हैं, बाकी तो सब कुछ सेम ही है क्वेश्चन में। तो आइए जरा फटाफट इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? 27। हमें इनकम स्टेटमेंट अगर बनानी हो तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, आता है ईबीआईटी, फिर माइनस करो इंटरेस्ट, आता है ईबीटी। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? डीसीएल का कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। तो हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए और ईबीटी चाहिए। ईबीटी यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि सारी बातें लैक्स में है तो हम भी यहाँ पर ये लैक्स में ही कैलकुलेशन कर देते हैं कि ईबीटी है कितना? 4 लाख, ये हमने लिखा 4 लाख। और ईबीआईटी है 10 लाख, ये लिखा हमने 10 लाख। और फिक्स कॉस्ट है 6 लाख। ठीक, ये बैलेंसिंग फिगर निकालना चाहो निकाल लो, नहीं निकालना मर्जी आपकी। और ये हमारा हो जाएगा 10 + 6।
16 लाख का कंट्रीब्यूशन होगा, तभी तो 6 लाख माइनस करके ईबीआईटी 10 लाख बचा है। और आप ये इनकम स्टेटमेंट ना बनाना चाहें, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू ईबीआईटी, ये इक्वेशन की मदद से भी आप ईबीआईटी और फिक्स कॉस्ट को प्लस करके कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, डीसीएल। डीसीएल का हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। कंट्रीब्यूशन हमारा है कितना, 16, और ईबीटी है हमारा कितना, 4 टाइम्स, ठीक है ना। और हम सीधा बता सकते हैं आपको आंसर, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, सेल में 5% तो ईबीटी में 4 गुना, मतलब 20 जो है परसेंट का चेंज आएगा। चलिए, डीसीएल का दूसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज, भूल जाओ, ईबीटी को ऊपर ले जाओ, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी और ईएटी और ईपीएस एक ही बात है, ठीक है ना। और कंट्रीब्यूशन को नीचे ले आओ, परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन और सेल्स एक ही बात है। डीसीएल है 4, क्योंकि इसने हमसे ईपीएस बोला है, ओरिजिनल फॉर्मूलाज में भी ईपीएस ही है तो हम ईपीएस ही वर्ड जनरली यूज करते हैं। और हमारा परसेंटेज चेंज इन सेल्स है 5, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस हमारा हो जाएगा 20% का चेंज। 20% ऑप्शंस में है, जी हाँ। यहाँ पे अच्छा दोनों पूछे हैं इसने, हाँ, तो हम क्या करें, कंबाइंड लेवरेज हमारा कितना है, 4, और ईपीएस है चेंज 20, 4 और 20, 20 द आंसर, 4 टाइम्स 20%, 20 द आंसर। चलें जी आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ईबीआईटी दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, पीवी रेशो दिया हुआ है। पीवी रेशो का जो डिस्कशन हमने पीछे किया था, मैंने उसके बारे में नोट्स वोट्स प्रॉपर लिखवाए थे, और वो डिस्कशन के बाद हमने कई बातें डिराइव की थी, और हमने कहा था पीवी रेशो बेसिकली कंट्रीब्यूशन ही तो है, लेकिन परसेंटेज में है। इसको मैं सेल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल आएगा, कंट्रीब्यूशन निकल आएगा, क्योंकि पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तो सेल्स को मैं वहां ले जाके पीवी से मल्टीप्लाई कर दूं तो कंट्रीब्यूशन आता है, तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा इन दोनों की मदद से। और ईबीआईटी दिया ही हुआ है, तो डीओएल का बेसिक फॉर्मूला लगा देंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, हो गया सॉल्व। ठीक है, चले करें, आइए क्वेश्चन 28। पहले हम निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन। कैसे निकलेगा, सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करके, जैसे सेल्स को वीसी रेशो से मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट आता है, सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन आता है। 30 लाख का 50% हो गया 15 लाख, ठीक। और डीओएल हो जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 lakhs, ये आ गया 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स का मतलब बी इज द आंसर। एक स्टूडेंट ना कंफ्यूज लग रहा है कि सर ये आपने कैसे किया, ये थोड़ा बता दो। अरे भाई ये हमने कैसे किया, मतलब पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, ऐसे होता ना। अच्छा, पीवी रेशियो हमें यहाँ पर दे रखी है कितनी है, 50%, और कंट्रीब्यूशन अपने को चाहिए, सेल्स भी अपने को पता है 30 लाख। मैंने बेसिकली क्या किया है, ये सेल यहाँ ले गया, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 30 लाख इंटू 50%, ठीक है ना, यही तो किया है। क्लियर है ना, श्योर ना। चलिए आगे आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 था, 29 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज दिया हुआ है अपने को 5 टाइम्स, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, पीवी रेशियो दिया हुआ है, और हमसे सेल्स, ध्यान रखना सेल्स निकालने के लिए बोला है।
आपको याद है हमने पीछे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहां पे हमें डीओएल, डीएफएल और इंटरेस्ट दे रखा था, और हमने इंटरेस्ट और डीएफएल की मदद से ईबीआईटी कंप्यूट किया था। हमने इंटरेस्ट को डीएफएल के साथ ही क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि इंटरेस्ट के रिस्क को मेजर कौन करता है? फाइनेंशियल लेवरेज। इसलिए फाइनेंशियल लेवरेज और इंटरेस्ट की मदद से हम फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही हमने ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहां पर फिक्स कॉस्ट दे रखा था। अच्छा, फिक्स कॉस्ट के रिस्क को कौन मेजर करता है? डीओएल। तो फिक्स कॉस्ट और डीओएल की मदद से हम कुछ और कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहां पर उसने हमसे सेल्स मांगा है। अच्छा, अब मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि फिक्स कॉस्ट और डीओएल का कनेक्शन है। इन दोनों की मदद से हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, और कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो की मदद से हम सेल निकाल सकते हैं। भाई जैसे कंट्रीब्यूशन और सेल की मदद से पीवी रेशियो निकलता है, ऐसे ही पीवी रेशियो और कंट्रीब्यूशन की मदद से सेल भी निकल सकता है। नहीं, तीन में से दो चीजें अगर पता हो तो ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 29। डीओएल का फॉर्मूला बताओ पहले क्या होता है? सर, डीओएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, हमें यहाँ पर डीओएल तो पता है 5 टाइम्स है, कंट्रीब्यूशन तो हमें चाहिए ही, निकालना ही है, तो कंट्रीब्यूशन तो हमें नहीं पता। ईबीआईटी को हम क्या लिख सकते हैं? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमको पता है। तो डीओएल हमारा है 5, कंट्रीब्यूशन हमको नहीं पता, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 4 लाख। और ये अब यहां चले जाएगा 5, कंट्रीब्यूशन माइनस 4 lakhs इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 कंट्रीब्यूशन माइनस 20 lakhs इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। कोई डाउट? नहीं, ये यहां पर आ जाएगा। 4 कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 20 lakhs, और हमारा कंट्रीब्यूशन निकल आएगा 20 लाख को 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 लाख आ जाएगा। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम? इस तरह के क्वेश्चन पीछे वाली क्लासेस में सॉल्व किया हमने, पुराना रिवाइज करके देखो एक बार। ठीक है, अब हमें पीवी रेशियो गिवन है। पीवी रेशियो हमें कितना गिवन है? पीवी रेशियो हमें पता है 20%, सॉरी। पीवी रेशियो का फॉर्मूला बताओ। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, और ये कितना है? 20%। 20% इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है? 5 lakhs। अच्छा, कई बच्चे पता है क्या करते हैं? कई बच्चे क्या करते हैं यार, 20 के नीचे भी 100 लिखते हैं और यहां भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वियर्ड आंसर आएगा, वेग आंसर आएगा। भाई यहाँ पे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ सिर्फ 20 लिखेंगे, इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप 100 नीचे लिख रहे हो तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, या यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करो या इसके नीचे 100 लिखो, या सिंपली 0.2 लिख दो। 20%, भाई मैं अगर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल करता हूँ बस 100 से मल्टीप्लाई नहीं करता तो आंसर किस में आता है? डेसिमल में। तो आप या तो सिंपली 0.2 लिखो 20 को 100 से डिवाइड करके। ठीक है ना, चलिए आइए, अब हमें सेल्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सेल्स को मैं यहां लेके आ रहा हूं, 5 लाख इंटू 100 अपॉन 20, कितना आ जाएगा? ये 25 लाख। तो सेल्स इज इक्वल्स टू 25 lakhs, और हमारा करेक्ट आंसर है इसमें से ए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 32 इस इंफॉर्मेशन की मदद से 3 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में उसने पूछा है विच कंपनी हैज मोर ऑपरेटिंग रिस्क। अच्छा, किस कंपनी का ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा होगा? सर, जिसका डीओएल ज्यादा होगा। भाई जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा उसका ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा। ऐसे ही पूछता है विच कंपनी हैज मोर फाइनेंशियल रिस्क, जिसका डीएफएल ज्यादा होगा। ऐसे ही पूछ रहा है विच कंपनी हैज मोर ओवरऑल रिस्क, जिसका डीसीएल ज्यादा होगा। तो इनडायरेक्टली आपसे क्या कह रहा है कि दोनों कंपनीज का, यहाँ पे 2 कंपनीज का डेटा दिया हुआ है एक्स और वाई लिमिटेड, दोनों कंपनीज का आप डीओएल, डीएफएल और डीसीएल निकाल दो। निकाल देते हैं।
एग्जाम में हो सकता है जब ये क्वेश्चन आए तो कोई एक ही इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन बने, हो सकता है सेम इंफॉर्मेशन दे और पूछे बताओ दोनों कंपनीज में से किसका फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है या ओवरऑल रिस्क ज्यादा है, कोई भी एक पार्ट आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। और ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह चुका है पास्ट अगर हम देखें तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 32। टू 32, ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके। और ना हम इसको ऐसा करते हैं टैबुलर फॉर्म में बना लेते हैं ताकि आसानी रहे। एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, और जो हमें डेटा दिया है सारा का सारा आप देखोगे लैक्स में है, तो बार बार लैख लिखने से बढ़िया है ऊपर ही लिख लेते हैं इन लैक्स। अच्छा, मैं चाहूं तो सेल्स से शुरुआत कर सकता हूं, पर क्यों ना कंट्रीब्यूशन से शुरुआत करें। क्यों? क्योंकि चाहे डीओएल देख लो या डीएफएल देख लो या डीसीएल देख लो, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट की कहीं जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। हमारी जरूरत जो होती है इन लेवरेजेस में वो कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट होती है, तो क्यों ना कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करें। और आपको सेल और पीवी रेशियो पता है, आप भी जानते हो, अब तो आपने देख लिया पीछे क्वेश्चन, सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा सीधा कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना? सेल्स हमारा कितना है? 2000 लाख, 2000 का 60% कर दोगे तो ये हो जाएगा 1200 लाख। 2000 का 60%, ऐसे ही 4000 का 70% कर दोगे तो ये हो जाएगा 2800। 4000 का 70% माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारी है 600 लाख इसकी और 1600 लाख वाई लिमिटेड की। ईबीआईटी आ जाएगा, ईबीआईटी हमारा कितना आ गया? 600, और 2800 में से अगर हम ये माइनस करते हैं 1600, ये बचेगा 1200 माइनस इंटरेस्ट 200, 400, और ये आ गया अपना ईबीटी 400, 800। ठीक है, और अब हम इसके नीचे तीनों लेवरेजेस निकाल देते हैं। पहले निकाल देते हैं डीओएल, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये हो गया 1200 अपॉन 600, 2 टाइम्स 2800 अपॉन 1200। ये कैलकुलेट करके बताना जरा, 2 पॉइंट कितना? 33 टाइम्स। अच्छा बताइए, दोनों में से किसका रिस्क ज्यादा है, किसका ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है? जिसका लेवरेज ज्यादा है। इसका मतलब वाई लिमिटेड का ऑपरेटिंग रिस्क एक्स लिमिटेड से ज्यादा है। ठीक है ना? चलिए इसके बाद डीएफएल, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी 600 अपॉन 400, 1.5 टाइम्स, 1200 अपॉन 800। अरे इसका भी 1.5 टाइम्स आ गया, मतलब दोनों कंपनीज का सेम रिस्क है। डीसीएल, दोनों को मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो और सीधा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी भी कर सकते हो, एक ही बात है। कंट्रीब्यूशन है 1200 और ईबीटी है 400, 3 टाइम्स 2800, 800। बताना जी कितना आता है 2800 को 800 से डिवाइड करके? ये हो गया हमारा 3.5 टाइम्स। कई बच्चे ना ये सवाल करते हैं फिर कि सर जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब तो हमारा एग्जैक्ट 3.5 नहीं आ रहा, जब वो 2.33 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से तो 3.495 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे 3.5 टाइम्स लिखना है, सॉरी मैंने 3 टाइम लिख दिया। हाँ जी, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ किसमें, जो डीओएल डीएफएल जो इंडिविजुअल है, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2.33 इंटू 1.5 तो ये 3.495 आ रहा है। ये 3.495 क्यों आ रहा है भाई? एग्जैक्ट 3.5 क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ना ये डेसिमल में आया है, तो अप्रोक्सीमेशन एरर यहाँ पे जो है वो कंसिडर हो रहा है। अगर मैं डेसिमल थोड़े बढ़ा दूं, मतलब मैं 2.3333 कई सारे लूँ, ये बड़े सारे 333333 ले लूंगा और फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा दूसरे को, तब देखोगे तो काफी नियर आ गया,
भाई 3.4999 मतलब 3.5 ही होना। तो वो अगर आप ऐसा करते हैं तो अप्रोक्सीमेशन का एरर आ सकता है, ठीक है। चलिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 30 पहले हम आंसर मेंशन करते हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में उसने पूछा है बताइए किसका रिस्क ज्यादा है। यहाँ पे y का रिस्क ज्यादा है, तो B इज द आंसर। आंसर क्या है, B। और हम नीचे एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पर, DOL इज हायर फॉर Y लिमिटेड, DOL is higher for Y limited, thus Y limited has more operating risk than X limited। ठीक है, इसको नोट करो, मेरे को पेज चेंज करना है। बदल दूं पेज। क्वेश्चन 31, क्वेश्चन 31 की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन 31 में विच कंपनी हैज मोर फाइनेंशियल रिस्क, यहां पर हम कहेंगे बोथ द कंपनीज हैव सेम रिस्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, फाइनेंशियल रिस्क इज सेम फॉर बोथ कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 32, ओवरऑल रिस्क किसका ज्यादा है, ओवरऑल रिस्क ज्यादा है Y का, ठीक है ना। और वैसे भी थोड़ी भी कॉमन सेंस अगर हम लगाएं तो एक रिस्क दोनों का सेम है और एक रिस्क Y का ज्यादा है, तो जब कंबाइन करूंगा तो ऑफ कोर्स ओवरऑल रिस्क Y का ही तो ज्यादा आएगा, नहीं। तो Y का यहां पर ज्यादा है, तो हम यहां पर फिर से लिखेंगे B इज द आंसर। ओवरऑल रिस्क is high for Y limited due to higher DCL, due to higher DCL। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। हमारे टोटल कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं अब, 32, और कुछ हमने एग्जाम क्वेश्चंस भी बीच में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में अगर आप देखोगे तो इसने हमें सेल दिया हुआ 1,00,000 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ 80%, फिक्स कॉस्ट 15,000 का है, और कहता है कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट्स ईबीआईटी। ईबीआईटी कह रहा है अगर हम 40% से अपनी बढ़ाना चाहते हैं, बताओ सेल्स में कितना इंक्रीज करें। अब आप देखिए ईबीआईटी और सेल्स के बीच में कनेक्शन कौन बताता है, ईबीआईटी और सेल्स के बीच में कनेक्शन बताता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। भाई सेल्स का परसेंटेज चेंज और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज सेम होता है, तो आप सेल को कंट्रीब्यूशन रीड कर लो, और कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में हमें पता है डीओएल है जो रिलेशनशिप बताता है। तो यहाँ पर हम पहले डीओएल की मदद से पहले बेसिक फॉर्मूला से डीओएल कंप्यूट करेंगे और उसके बाद परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला से जो इसने मांगा है वो निकाल देंगे, ठीक है। चलिए आइए फिर स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 33, हमें सेल्स दिया हुआ है 1,00,000, वेरिएबल कॉस्ट 80% दिया हुआ है, और हम भी जानते हैं कि सेल को अगर हम वेरिएबल कॉस्ट रेशो से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट निकल आता है, और ये हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन। और हमको वैसे ये भी पता है कि वीसी रेशियो और पीवी रेशियो का सम कितना होता है, 100%। अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% है तो पीवी रेशियो 20% होगा। आप चाहो तो सीधा कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हो 1,00,000 का 20% करके, ठीक है। बाकी चलो छोड़ो, ये तो पता ही है आपको। माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है 15,000, और ये हमारा आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5,000। बेसिक वाला फॉर्मूला डीओएल का क्या होता है, बेसिक वाला फॉर्मूला डीओएल का होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन हमारा है 20,000 डिवाइड बाय 5,000, ये हमारा आ गया कितना, 4 टाइम्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब हम इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि अगर हम 1% चेंज करेंगे सेल में या कंट्रीब्यूशन में तो 4% का चेंज आएगा ईबीआईटी में। नहीं, अब इसने बोला है कि हमें ईबीआईटी में 40% का चेंज चाहिए। अब सोचो ईबीआईटी में 40% का चेंज चाहिए तो क्या सेल में हमें 40% चेंज करना पड़ेगा? नहीं, सेल में तो कम करेंगे क्योंकि ईबीआईटी पर मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आता है। तो सेल का चेंज तो हमें देखा जाए तो 1/4, और आपको ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है। ये हमने यहाँ पे किया डीओएल का फॉर्मूला परसेंटेज वाला, मैंने कहा था रिवर्स कर देना, ये परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी को ऊपर ले जाना, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ऊपर जाएगा, और नीचे हम परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन लिखें या परसेंटेज चेंज इन सेल लिखें, बात एक ही है। नहीं, तो अब देखें अगर ध्यान से, हम अगर यहां पर डीओएल 4 टाइम्स पुट करें, ये इस बार पता है, पीछे के क्वेश्चन में ध्यान रखना हमें परसेंटेज चेंज इन सेल दे रखा था और ईबीआईटी पे चेंज पूछ रहा था कितना, यहां पे ईबीआईटी का चेंज दिया इसने, तो परसेंटेज चेंज इन सेल निकाल देंगे। परसेंटेज चेंज इन सेल कितना परसेंट आएगा? 10%। 40/10, सॉरी 40/4, 10%। कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं सर पिछली बार तो मल्टीप्लाई करके आंसर आया था, इस बार आप डिवाइड कर रहे हो। अरे मल्टीप्लाई डिवाइड ये याद थोड़ी करना है, हमें तो कॉमन सेंस लगानी है ना। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या होता था, सेल्स का परसेंटेज चेंज दे रखा होता था और हमें ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज निकालना होता था। वो कहता था मान लो 10% का सेल में चेंज होगा तो ईबीआईटी में कितना होगा, तो हम वहां मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि ईबीआईटी पर तो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आता है। अब ईबीआईटी का चेंज ऑलरेडी दिया हुआ है तो सेल पे तो ऑफ कोर्स हमें कम चेंज करना पड़ेगा ना। 40 मुझे ईबीआईटी में चाहिए, तो सेल पर अगर 10% चेंज कर दूंगा तो 4 गुना ईबीआईटी में 40 आएगा। भाई सेल में जितना चेंज आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं डीओएल से, तो ईबीआईटी का चेंज दिया हुआ है तो सेल का चेंज निकालने के लिए तो डिवाइड ही करेंगे ना। और आप इस प्रॉपर फॉर्मूला को देखो, भाई यहाँ पे 40, ईबीआईटी का चेंज 40 डिवाइड बाय सेल का चेंज 10, तभी तो ये 4 आएगा। ठीक है ना, तो आप तो अपने इस फॉर्मूला में पुट करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और कॉमन सेंस लगाओगे तब भी आपको समझ में आएगी बात। चलिए जी, फाइनली आंसर बताइए हमारा कितना है इस क्वेश्चन में। इसका सही आंसर है 10%, सी इज द आंसर। अब जो बच्चे कर चुके हैं ना, मैं 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 34 ट्राई करेंगे आप अभी। क्वेश्चन 34, क्वेश्चन 34 में भी आप देखोगे तो ईबीआईटी और सेल्स के बीच में कनेक्शन, ईबीआईटी और सेल्स के बीच में कनेक्शन कौन बताएगा? अगेन डीओएल। अब यहां पर उसने पूछा है कंपनी वांट्स टू ट्रिपल इट्स ईबीआईटी। चलिए आइए देखते हैं आप में से कितने बच्चों ने ठीक किया है, कई बच्चों ने मुझे लगता है गलत भी किया होगा, देखें आपने क्या गलती करी होगी। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं अब? 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें फिर से पहले बेसिक वाले फॉर्मूला से क्या निकालना पड़ेगा? डीओएल निकालना पड़ेगा। हमें सेल दिया हुआ है, सेल कितना दिया हुआ है? 20 लाख। फिर हमें वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है 60%, तो 20 लाख का 60% कर दीजिए, ये हो जाता है 12 लाख। ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन हमारा आ जाएगा 8 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारी कितने की है? फिक्स कॉस्ट हमारी है 4 लाख रुपए की। ये आ गया हमारा ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना हो गया हमारा? 4 लाख। ठीक है जी, बेसिक वाला फॉर्मूला डीओएल का बताओ क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नहीं। कंट्रीब्यूशन हमारा कितना? 8 लाख, और ईबीआईटी हमारा कितना? 4 लाख। ये आ गया 2 टाइम्स। अब हमारा डीओएल का परसेंटेज वाला फॉर्मूला,
परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। EBIT ऊपर क्यों भाई? हमें हर 1% चेंज के लिए 2% चेंज चाहिए EBIT में। नहीं, 2 टाइम्स का क्या मतलब है? ये 2% आएगा तब ये 1 होगा तो ये 2 आएगा, तभी हम EBIT को ऊपर रखते हैं। तो मैं कई बार बोल चुका हूँ। चलिए, अब आप में से कई बच्चों ने क्या किया होगा, ये ड्यूअल तो रखा होगा यहाँ पे 2, और परसेंटेज चेंज इन EBIT मुझे पूरा विश्वास है कई बच्चों ने 300% लिखा होगा। तो सर ऐसे ही तो करना था। ये अगर आप लोगों ने किया है तो ऑफ कोर्स ये जो है ये ठीक नहीं है। ट्रिपल का मतलब 300% नहीं होता है। ये बहुत बच्चे जनरली गलती कर देते हैं, और ट्रिपल जब लिखा होता है तो वो बच्चा ऐसे 300 लिखा था, उसको लगता है मैं ठीक कर रखा है, और ऑप्शन में एक आंसर होगा जो 300 के हिसाब से भी निकाल रखा होगा, मतलब 150% पक्का ऑप्शन में होगा, और बच्चा सोचेगा मेरा ऑप्शन में तो है आंसर, समझता ठीक किया। नहीं, गलत है। अब मैं आपको ये बात को समझाने के लिए ना अभी फिलहाल दूसरे पेज पे लेके जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे वापस आऊंगा। अभी मैं पहले किसी और पेज पे जा रहा हूँ आपको ये समझाने के लिए कि ट्रिपल का मतलब होता क्या है। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा प्लीज। मान लीजिए मुझे किसी चीज को डबल करना है, मतलब 10 का 20 करना है, ये डबल करना है। अब मुझे बताओ ये परसेंटेज चेंज कितना आया? सर परसेंटेज चेंज आया 10 का चेंज हुआ डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100, 100% का चेंज आया। नहीं, मान लीजिए मुझे किसी को ट्रिपल करना हो, 10 का 30 करना हो। अब ट्रिपल अगर करोगे आप तो ट्रिपल का क्या मतलब हुआ? 20 का चेंज आया डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100, ये कितना परसेंट हुआ? ये 200% हुआ। अब सपोज मैं कहता हूं किसी को 4 गुना करना है, 4 गुना को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रुप्लिकेट, क्वाड्रुप्लिकेट, ठीक है। जैसे ट्रिपल को ट्रिप्लिकेट भी बोल सकते हैं, 4 गुना को क्वाड्रुप्लिकेट। 4 गुना अगर करोगे तो चेंज कितना हुआ? 30 का डिवाइड बाय 10 इंटू 100, कितना परसेंट हुआ? 300%। और ठीक ऐसे ही किसी को अगर 5 गुना करना हो, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं क्विंटुप्लिकेट, ठीक है। अब इसके ऊपर ना आएगा ना, मैं करवा रहा हूं। चेंज कितना आया? 40 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, कितना परसेंट हुआ? 400%। और आप छोड़ो, मान लो 10 की जगह 20 ना करके 100 और 200 ले लेते हैं। 100 से 200 पे जाने के लिए चेंज कितना किया? 100 का तो किया, 100 का तो किया। 100 से 300 पे जाने के लिए कर तो ट्रिपल रहे हो, लेकिन चेंज कितना किया? 100 से 300 के बीच में चेंज कितना है? 200 का। 100 से 400 के बीच में चेंज कितना है? 300 का। तो आप ये समझो कि जितना जितना आपको लग रहा है ना, उसमें से 100 माइनस कर दो। ट्रिपल में आपको कितना लग रहा है? 300, लेकिन 300 नहीं है, वो कितना है? 200, क्योंकि 100 से 200 पे जाने के लिए चेंज 200% का हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या गलती कर रहे हैं आप ट्रिपल को 300% ले रहे हो। भाई 100 से 300 पे जाने के लिए चेंज जो आएगा वो 200% का आता है। जैसे डबल करने पर 200% थोड़ी 100% बोलते हैं कि 100% बदलाव आया। इसको नोट कर लो आप कहीं पर, ये लो, इसको नोट करो। किया? नोट किया? चले आइए जरा, अब हमारा वो क्वेश्चन कहां गया जो हम कर रहे थे? ये रहा वो क्वेश्चन। अब बताओ 2 इज इक्वल टू कितना लिखूं यहां पर? परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना लिखूं यहां पर? ट्रिपल करना ना, 200% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ट्रिपल करने के लिए कहा था उसने EBIT, तो हमारा परसेंटेज चेंज इन सेल्स आ जाएगा 100% का। ये है सही आंसर। तो सही आंसर यहां पर क्या हुआ? 34 में 100% है, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। इसको ना हाईलाइट कर लो, ये गलती बच्चा कर सकता है एग्जाम में भी, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लो। और हम एक काम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर ना इसी के आगे ऊपर एक कॉलम बना रहा हूँ वेरिफिकेशन का। एक बार चेक करके देखते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि सेल हमें कितने परसेंट से चेंज कर दी है? 100% से, मतलब डबल कर दी है। 100% से चेंज में डबल करनी है, तो सेल ये हमारी 20 लाख से डबल हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 40 लाख हो जाएगी। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ती है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी डबल हो जाएगी, 24 लाख। और आपको पता भी है VC रेशियो तो बदलते भी नहीं,
तो 40 लाख का 60% करोगे तब भी कितना आएगा, 24 लाख ही आएगा। हमारा कितना हो गया ये कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 16 लाख का। फिक्स कॉस्ट कितने की है, 4 लाख की। हमारा ईबीआईटी देख लो क्या ट्रिपल हुआ है कि नहीं हुआ, 12 लाख हो गया ना। 12 लाख मतलब क्या, ट्रिपल। ट्रिपल करने के लिए तो कहा था उसने कि हमें अपना ईबीआईटी ट्रिपल करना है। ट्रिपल मतलब 200% से बढ़ाना है, तो सेल कितने परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा, 100% से, क्योंकि हमारा डीओएल कितना टाइम से, 2 टाइम से। ये वेरिफिकेशन नोट कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में ना एक बच्चा पूछ रहा है, सर ये ब्रैकेट में ये पी क्या लिखा है। पी मतलब ये प्रोफेशनल का क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में ऑफ कोर्स एज इट इज आ सकता है। आपको पता है ना कि हमारा एग्जीक्यूटिव में एफएम प्रोफेशनल से आया है, तो ये प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल का क्वेश्चन है, और क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 भी देखोगे तो इसमें भी कुछ ऐसी ही बात लिखी है, फाइंड आउट इफ द फर्म वांट्स टू डबल द ईबीआईटी। डबल का मतलब कितना परसेंटेज चेंज बोल रहा है, 200 नहीं 100%, ठीक है ना। डबल करने के लिए कह रहा है ईबीआईटी को, मतलब 100% चेंज चाहता है ईबीआईटी में। हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन सेल्स इज नीडेड। अब सबसे पहले आपको फिर से यही देखना पड़ेगा कि कौन सी लेवरेज है जो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताती है, ईबीआईटी और सेल्स के बीच में डीओएल। तो हमें पहले बेसिक फॉर्मूला से क्या निकालना पड़ेगा, डीओएल निकालना पड़ेगा। आइए जी पहले हम अपना बेसिक फॉर्मूला से डीओएल निकाल लेते हैं। हमें दे रखी है सेल्स कितनी है, 10 लाख, इन लाख से लिख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमें यहाँ पर फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। याद है मैंने पीछे नोट लिखवाया था कि पीवी रेशियो का एक और नाम क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो इसने हमें ये बेसिकली पीवी रेशियो ही दे रखा है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन नाम ही देख लो ना कि ये रेशियो अप्लाई करने पे क्या निकल के आएगा, कंट्रीब्यूशन 30% का है। तो 10 का 30% कितना होता है, 3 लाख। और वैसे भी अगर पीवी रेशियो 30 होता है तो 70% वीसी रेशियो होगा। तो हम चाहें तो वीसी रेशियो निकाल के 10 पर 70% भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर भी। और सेल्स और वीसी की आपको जरूरत भी कहाँ है, सीधा कंट्रीब्यूशन लिखो माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितने की हमारी, 1.5 लाख। ईबीआईटी, ये अगर दोनों चीजें हम नहीं भी लिखते तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता, क्योंकि हमें तो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी चाहिए होता है बस। ये आ गया हमारा डीओएल। डीओएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 3/1.5 2 टाइम्स। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब ईबीआईटी पर मल्टीप्लाइंग इफेक्ट मतलब डबल इफेक्ट आएगा। तो अगर हमें ईबीआईटी में 100% का चेंज चाहिए तो सेल में 1/2 करना पड़ेगा, और नहीं तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, डीओएल का फॉर्मूला परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। डीओएल 2 है और ईबीआईडी में चाहिए 100% का चेंज, डबल का मतलब 100% का चेंज, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स आ जाएगा हमारा 100/2, 50%। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हमको सेल दिया हुआ है 20 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 60%, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 4 लाख, इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 लाख रुपए। और कहता है द कंपनी वांट्स टू क्वाड्रुप्लिकेट इट्स ईपीएस। क्वाड्रुप्लिकेट मतलब 4 गुना, 4 टाइम्स का मतलब परसेंटेज चेंज कितना करना पड़ेगा, 300%। और किसको करने के लिए कह रहा है, क्वाड्रुप्लिकेट ईपीएस को। तो व्हाट चेंज इन ईबीआईटी शुड द कंपनी टारगेट। ईपीएस और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप कौन बताता है, डीएफएल। भाई परसेंटेज चेंज ईपीएस का, ईएटी का और ईबीटी का सेम होता है, क्योंकि बेसिक वाले फॉर्मुलाज में ईपीएस नहीं यूज होता, ईबीटी यूज होता है। तो क्यों ना हम इसको ईबीटी रीड करें, ईपीएस ना बोल के आप ईबीटी रीड कर लो। और ईबीटी और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप कौन बताता है, डीएफएल। डीएफएल का क्या फॉर्मुला होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। नहीं, तो यहां पर हम डीएफएल की मदद लेंगे, और डीएफएल की मदद से परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी जो पूछा है वो हम निकाल के देंगे इसको। ठीक है, करें, सॉल्व करें। आइए क्वेश्चन 36। सेल्स 20 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है भाई, 60%। तो 20 लाख का 60% होता है
12 लाख। हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 8 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 4 लाख की। ये आ गया EBIT 4 लाख माइनस इंटरेस्ट 2 लाख। EBT आ गया 2 लाख। ठीक। और नॉर्मल फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है उसके लिए हमें EBIT और EBT ही चाहिए। तो हम यहाँ पर एक लाइन भी लिख लेते हैं ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे दिक्कत ना आए। द रिलेशनशिप बिटवीन EPS, हम यहाँ पर EPS इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि EPS ही क्वेश्चन में मेंशन है। EPS एंड EBIT is explained with the help of DFL। ठीक है ना। अच्छा, अब पहले हम बेसिक वाले फॉर्मूला से DFL निकाल लेते हैं। बेसिक वाला फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। 4 लाख अपॉन 2 लाख। ये क्या हो गया हमारा 2 टाइम्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब DFL का दूसरा फॉर्मूला बताइए। DFL का दूसरा फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन EPS। ये जो EBT है ये बेसिकली न्यूमरेटर में चला गया, पर हम यहाँ पर जानते हैं कि EBT का परसेंटेज चेंज और EPS का परसेंटेज चेंज सेम होता है, तो हमने यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन EPS लिखा क्योंकि क्वेश्चन में EPS के चेंज की बात हो रखी है। डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। हमने इस बात पर सेपरेट डिस्कशन कर रखा है कि परसेंटेज चेंजेस बराबर होते हैं। आज ही के दिन के लिए तो किया था कि यूज कर पाए आगे चल के। DFL 2 टाइम्स। और हमें यहाँ पर बोल रखा है कि क्वाड्रुप्लिकेट, क्वाड्रुप्लिकेट का क्या मतलब होता है 300%। परसेंटेज चेंज इन EBIT, तो हमारा आंसर आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन EBIT इज इक्वल्स टू 300/2 150%। ठीक है, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा C। और ये मेंशन करना हो तो कर लीजिए, 300% का मतलब क्वाड्रुप्लिकेट ही होता है, 4 गुना ही होता है। इसको नोट कर लीजिए आप। देखो इस चैप्टर में ना कुछ रेशियोज का भी यूज आता है। जैसे आगे चल के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो सकता है किसी एक क्वेश्चन में कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे रखा हो या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी दे रखा हो। तो ये रेशियोज, हालांकि हमने रेशियो एनालिसिस जब हमने CMA में पढ़ा था, CMA वाले पेपर में, वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ा था, लेकिन स्टिल यहाँ पर क्योंकि रेशियोज का यूज होने वाला है, लेकिन सारी रेशियोज नहीं, थोड़ी ही रेशियोज यूज होंगी। तो क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक पोर्शन है तो वो रेशियोज मैं आपको भी लिखवा देता हूँ। अगली क्लास पे उसका हम डिस्कशन करेंगे और फिर वापस से अपना लेवरेजेस का डिस्कशन रिज्यूम कर देंगे। ठीक है, तो अब आप ना एक हेडिंग डालेगा, some important ratios for the purpose of this chapter, और ये नोट कीजिएगा। ठीक, इसको नोट कीजिएगा, some important ratios for the purpose of this chapter। टोटल 7 रेशियोज लिख रही हैं आपको।
इसका डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। अभी अगले पेज पे 2 रेशियोज और लिखी हैं, जब ये लिख लो तो बताना। बदल दूं पेज? ये लो जी, 6 और 7। अगली क्लास में ना आते ही पहले हम इन रेशियोज को डिस्कस कर लेंगे, फिर मुझे कुछ नोट्स लिखवाने हैं वो लिखेंगे, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, और फिर अपना हम लेवरेजेस के जो क्वेश्चंस है वो रिज्यूम कर लेंगे। ये एक्सप्लेन करते वक्त मैं ऐसे ही एज्यूम करूंगा कि मैंने आपको रेशियोज अकाउंट्स में नहीं पढ़ाया। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।